हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के पेपर 2 के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आप लोग का पेपर 2 है और ये एग्जाम आप लोग देख सकते हो कि 23/9/2018 को आप लोग का एग्जाम हुआ था। तो पेपर 2 के लेवल को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को फिजिक्स के 40 क्वेश्चन कराने वाला हूं और मैं आप लोग को कुछ कुछ टॉपिक भी बता दूंगा कि जहां से क्वेश्चन इस बार भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। उस टॉपिक को आप लोग 100% तैयार कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, सीधा सा चलते हैं हम लोग बात करने के लिए अपने सीधा फिजिक्स के क्वेश्चन पे। फिजिक्स के क्वेश्चन में आप लोगों को फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को करा दे रहा हूँ। देखिए 60 क्वेश्चन तक आप लोगों को पता है कि 20 क्वेश्चन आप लोग के केमिस्ट्री के आने वाले हैं और 40 क्वेश्चन आपके मैथ के आने वाले हैं। तो 60 क्वेश्चन के बाद यहाँ के जो कि आप लोग का 40 क्वेश्चन हो गया है वहां तक 60 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन से आप लोग का फिजिक्स चालू हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है सोनार किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन आप लोग के सामने है, मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दूंगा क्योंकि 40 क्वेश्चन को डिस्कस करना है, काफी जल्दी जल्दी करूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को जितना भी बताऊं वो सब आप लोग को समझ में आ जाए। आप लोग वीडियो को आराम से देखिएगा, आप लोग को पूरा बात समझ में आ जाएगा। सबसे पहले का आंसर आप लोग को पता है, आप लोग का आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पे आप लोग को काम करता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है सोनार। सोनार होता क्या है बेसिकली मैं आप लोग को बताता हूँ। ये समुद्र में गुमी हुई चीजों को खोजने के लिए काम किया जाता है। किसी भी चीज को जो गुम जाती है उसको ढूंढने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि लंबी दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आप लोगों के सामने 4 विधि के नाम दिए हुए हैं, इसमें से काफी बच्चों को इन विधि का नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं कि देखिए पहला क्वेश्चन जितना आसान था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पूछ दिया। मतलब कि जिसको पता होगा वो तो 1 सेकंड में इसको टिक करके आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो इसको गलती टिक करेगा या फिर अंदाज पे टिक करेगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर कि लंबी दूरी। आप लोग को अगर नहीं भी पता है इसका आंसर, थोड़ा सा अगर अंदाज भी लगा के अगर कोई टिक भी मारेगा, तुक्का भी लगाएगा, तो उसमें आप लोग लंबी यहाँ पे है और लंबन यहाँ पे है, तो इसी को आप लोग तुक्का लगाइएगा, ज्यादा से सही होने का चांस यहीं पे रहता है। ठीक है ना, कि लंबी दूरी को मापने के लिए लंबन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में पैरेलैक्स मेथड कहा जाता है। अब पैरेलैक्स मेथड होता क्या है इसको मैं आप लोग को जब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो उसको मैं आप लोग को डिस्कस करते हुए चलूंगा। अभी फटाक से अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि गति के कारण को जाने बिना गति का अध्ययन क्या किया जाता है। गति के कारण को जाने बिना गति के अध्ययन को क्या कहा जाता है। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गति के कारण को जाने बिना, मतलब गति के कारण को नहीं जानते बिना। आप लोग का आंसर है स्थिति विज्ञान गति की, सी ऑप्शन है शुद्ध गति विज्ञान और ऑप्शन डी है उष्म गति की। देखिए इसमें से अगर आप लोग को नहीं भी पता होगा तो क्या क्या आप लोग इसमें से हटा सकते हो, उष्म गति की हटा सकते हो आप लोग अगर नहीं पता है तो। इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं होमवर्क दे देता हूँ, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने से बनाना। मैं आप लोग बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग को नहीं भी पता होगा तो किस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो इसका मैं आप लोग को आंसर तो बता दूंगा, 2 सेकंड मेरे को लगेगा बताने में, लेकिन आप लोग इसको अगर खोजोगे तो आप लोग को खुद पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा और 2 बातें और आप लोग को जानने को मिलेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग के सामने 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कार ए पूर्व की ओर, देखिए मैप आप लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पे ईस्ट लिख लीजिए, यहाँ पे वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे कार चल रहा है वैसे वैसे उसको चलाइए। पहले कार ए पूर्व की ओर 30 मीटर चलता है, मतलब कि ए 30 मीटर यहाँ तक चल गया, 30 मीटर पूर्व की ओर चल गया। ठीक है, की वेग से के साथ आगे बढ़ रही है। दूसरी कार भी, यानी कि ये कार जो है वो ए है और दूसरी कार भी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से पश्चिम की तरफ जा रही है। ये यहाँ से मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर पश्चिम की ओर जा रही है कौन सी कार, तो कार बी आप लोग की पश्चिम की तरफ जा रही है। कितने मीटर, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये भी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, अब अगला बात करते हैं क्या है, बढ़ रही है तो बी के संबंध में ए के सापेक्ष क्या है। बी के संबंध में ए के सापेक्ष क्या होगा, ए के सापेक्ष चाल क्या होगा। अब देखिए यहां पे क्या होता है कि बी के संबंध में ए के सापेक्ष, सापेक्ष जिसमें बोल दिया इस सापेक्ष क्या होगा, तो दोनों में बी के संबंध यानी कि बी कितने दूर है, तो 10 मीटर दूर है। ए कितना है, इधर है, ए पूर्व की ओर है और बी आप लोग की पश्चिम की ओर है। तो इसके सापेक्ष में आप लोग को बताना होता है कि किस तरह से बी के संबंध में ए, यानी कि ये आप लोग का रिलेटिव प्रिंसिपल वे रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर आप लोग का क्वेश्चन है। देखिए अगर कोई 2 पिंड, अब देखिए मैं आप लोग को इसको डिस्कस कर देता हूं, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा आप लोग को। अगर कोई 2 पिंड अगर एक ही दिशा में है, देखिए दोस्त अगर एक ही दिशा में है मतलब कि उन दोनों पिंड जो है वो भी इधर आ रहा है
और ये इधर जा रहा है, मतलब दोनों विपरीत दिशा में है। दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो उनके जो वेलोसिटी होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दोनों जो अगर एक ही दिशा में आएंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको याद नहीं रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने दोनों हाथों को, एक हाथ को इधर से एक हाथ को इधर से ऐसे करिएगा और खुद देखिएगा कि अगर ऐसे आप लोग हाथ को ले जाते हो तो ये जल्दी आता है, कि ऐसे आप लोग हाथ को ले जाते हो तो वो जल्दी आता है। आपको जैसे याद करना है वैसे याद कीजिएगा, लेकिन मैं आप लोग बता रहा हूँ कि अगर दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ हो तो वहां पे आप लोग जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और दोनों का मुंह एक दूसरे से विपरीत हो तो क्या करना है, उसको आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये घटा देना, ठीक है। यहाँ से आप लोग बात कर लेते हैं, 30 मीटर है और 10 मीटर के बीच में है, यहाँ पे है आप लोग का, देखिए। तो जो इनका जो रिलेटिव प्रिंसिपल होगा, तो आप लोग का दोनों का मुंह एक दूसरे से है विपरीत है, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जा रहा है सब, यानी कि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। तो इसमें क्या करना है, आप लोग को एडिशन कर देना है, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या करना है, दोनों के जो यहाँ पे दोनों है, इनका जो दोनों के बीच के डिस्टेंस जो होगा यहाँ पे आप लोग को ऐड कर देना है। तो 30 10 40 मीटर हो जाएगा। अब 40 मीटर किसके संबंध में पूछ रहा है, तो बी के संबंध में पूछ रहा है, तो आप लोग का आंसर हो जाएगा पश्चिम की ओर 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल का मार्ग होता है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोग पढ़े होंगे, उसमें सीधा सा बोला जाता है पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ यानी कि परवलयाकार पाथ, यानी कि ऐसे पाथ जो होता है उसको पैराबोलिक पाथ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट हो जाएगा। आप लोग ये भी देख रहे हो कि कितने क्वेश्चन आसान भी आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन लॉजिकल भी आ रहे हैं, जिसको ये करने में काफी ज्यादा, मतलब कि उसको तो क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं है कि जिसको बेसिक नॉलेज है वो आराम से कर देगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 66 नंबर क्या कह रहा है, समतल में गति का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपको 2D प्लेन बनाना आना चाहिए। 2D प्लेन क्या होता है, ऐसे करके 2D प्लेन आप लोग बना दीजिए। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब देखिए क्या कर रहा है कि समतल में गति का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर प्लेन है तो उसमें गति का मतलब क्या होता है, क्या एक्स कोऑर्डिनेट, देखिए केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है, केवल वाई, ऊपर वाला ऑप्शन था केवल वाई कोऑर्डिनेट बदलता है, दूसरा ऑप्शन था केवल एक्स कोऑर्डिनेट बदलता है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदलते हैं, और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऐसे कीजिए, ऐसे एक लाइन को बनाइए समतल में। अगर आप किसी लाइन को बना रहे हो तो कौन सा बिंदु, अगर इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो x का मान यहाँ पे कुछ है, इस पॉइंट पे बात करें तो यहाँ पे x का मान कुछ है, इस पॉइंट पे बात करें तो x का मान यहाँ पे कुछ है, तो इसमें किसका वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे कि सर x का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि समतल में गति का मतलब क्या होता है, केवल x निर्देशांक बदल रहा है, y निर्देशांक वहां पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की, न्यूटन के गति के पहले नियम को भी जाना जाता है कैसे, तो लॉ ऑफ इनर्शिया के तौर पे हम लोग जानते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम को, यानी कि जड़ता का नियम। ये आप लोग के बीएसएफ आरओआरएम के जो ऑफलाइन पेपर हुआ था उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन, ऑप्शन भी चेंज नहीं था, सेम टू सेम यही ऑप्शन था। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, काफी छोटा सा क्वेश्चन है, फोर्स के डिफिनेशन से ही पूछ दिया क्वेश्चन, यानी कि दूसरे से पूछ दिया आप लोग को। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, चेंज इन मोमेंटम रेस्पेक्ट ऑफ टाइम कर देते हैं यहाँ से। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसको समझ लीजिए संवेग यहाँ पे लिख दिया है, अगर संवेग नहीं भी लिखा रहता तो आप लोगों को यूनिट से पकड़ना होता कि यहाँ पे संवेग दिया हुआ है। अगर कोई जो कि दूसरा एग्जामिनर अगर बैठा रहते हैं, अगर वहां पे क्या करते हैं, यहाँ पे संवेग की जगह पे हटा के संवेग ना देके वहां पे 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड देके बोल देते कि वहीं से 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो रहा है। आप लोग को बताना होता है 3 सेकंड में उसका आरोपित बल क्या हो जाएगा। इतना तो आप लोग को पता चलेगा कि फोर्स बराबर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा यहाँ से। तो 20 माइनस 5 अपॉन 3 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो 15/3 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे 3 सेकंड दिया हुआ था, इसलिए मैंने 3 सेकंड वहां पे लिया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य की इकाई की तरह ही किसकी इकाई होती है। कार्य की इकाई की तरह ही किसकी इकाई होती है, क्या शक्ति की इकाई होती है। कार्य की इकाई पहले क्या होती है ये बताओ हमको, कार्य की इकाई जूल होती है। अब कार्य की इकाई की तरह किसकी इकाई होती है, संवेग का अभी आपने देखा क्या होता है, संवेग का किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका तो नहीं होगा, ये काट दो। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। ऊर्जा का राइट आंसर आप लोग मार दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 किलोवाट बराबर होता है कितने के, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है, ये आप लोग बताइएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं होमवर्क दे देता हूं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु होता है जहां पे क्या होता है, जहां पे ये बताइएगा हमको। गुरुत्वाकर्षण अधिकतम है, द्रव्यमान अधिकतम है, शरीर का द्रव्यमान केंद्रित होना माना जाता है, शरीर का वजन केंद्रित होना माना जाता है। क्या इसका बोल सकते हैं इसको कि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र वह बिंदु है जहां पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, नहीं जी। क्या द्रव्यमान अधिकतम होता है, नहीं जी। द्रव्यमान तो एक जगह निश्चित है, वो कहीं भी ले जाइए, उसको पृथ्वी पे ले जाइए, चंद्रमा पे ले जाइए, मंगल पे ले जाइए, बुध पे ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, वो एक जगह संरक्षित है, वो संरक्षित में रहता है। यहाँ पे वजन का बात कर लेते हैं, शरीर का वजन केंद्रित होना माना जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय वेग क्या है। देखिए दोस्त, कोणीय वेग यहाँ पे जो आ गया आप लोग का,
कोणीय वेग, कोणीय संवेग, इसको किस तरह से आप लोग वहां से जैसे कि वेग से आप लोग किस तरह कोणीय वेग निकाल सकते हो, इसका मैं आप लोग को तरीका बता रहा हूं। आज ध्यान दीजिएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि मीटर अपॉन सेकंड होता है। ठीक है, इतना पता है, मीटर अपॉन सेकंड। लेकिन कोणीय वेग में क्या होता है, उसमें मीटर की जगह पे रेडियन चलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, रेडियन चलता है, यानी कि एंगल की जगह पे वहां पे थीटा लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि कोणीय वेग जो होता है वो कोण के द्वारा नियत की गई दूरी को बराबर माना जाता है। ठीक है, तो इसमें कोण के द्वारा कितनी दूरी तय गई है उसको कहा जाता है रेडियन के तौर पर, यानी कि उसको थीटा से डिनोट किया जाता है। तो रेडियन प्रति मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं आप लोग को। जैसे ही हम पृथ्वी की सतह से ऊपर बढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या होता है। अगर आप पृथ्वी से ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे पृथ्वी से, उसका भी मान आप लोग का घटता है। आप लोग का क्या होता है, मान घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इसको आप लोग राइट याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, केपलर के पहले नियम के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते किस पाथ पे घूमते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो दीर्घवृत्ताकार पथ होता है, लेकिन दीर्घवृत्ताकार ना देखे काफी जगह इनको मतलब कंफ्यूज करने की जगह पे यहाँ पे अंडाकार कक्षा में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। शरीर का गुण जिसके कारण विकृत बल को हटाने के बाद इसका आकार वापस आ जाता है उसको कहा जाता है प्रत्यास्थता कहा जाता है दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या होगा। बलाघात की इकाई किसके बराबर होती है। बलाघात यानी किसका बराबर, स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया इन सब में से किसके अगर यूनिट होता है आपको नहीं भी पता हो तो आप एक काम करो, सबका क्या करो, डायमेंशन निकाल के चेक कर लो। अगर वहां पे तो समय काफी रहता है, इनफ टाइम है दोस्त, वहां पे कोई टाइम का दिक्कत नहीं है। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, एरिया का एल स्क्वायर होगा, एल स्क्वायर से एक कट जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसका होता है, तो वो होता है दबाव का, यानी कि प्रेशर का। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आपको अगर याद है प्रेशर का कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस, तो आप लोग को राइट आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता रखा है, बॉयल का, चार्ल्स का, गेल उसाक का, सबका नियम बता रखा है कि क्या कांस्टेंट होता है, और ट्रिक भी मैंने बताई थी कि कैसे आप लोग याद रखना है। बॉयल से आप लोग को कैसे याद करना है, मैंने आप लोग को चार्ल्स से बताया था। चार्ल्स, बॉयल, आप लोग को सबका मैं बता रहा हूँ, गेल उसाक। तो गेल उसाक में तो आप लोग का आयतन स्थिर होता है। ठीक है, बॉयल में आप लोग का क्या स्थिर होता है, बॉयल में आप लोग का तापमान स्थिर होता है, तापमान। चार्ल्स में आप लोगों का क्या स्थिर होता है, दाब स्थिर होता है। तो आप लोगों से पूछा क्या है, बॉयल का नियम, तो बॉयल में क्या स्थिर रहता है दोस्त, बॉयल में आप लोग का तापमान स्थिर होता है। ठीक है, राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर। काफी इजी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला से पूछ दिया गया है। अगर आप इस एग्जाम में बैठे रहते दोस्त तो आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, ये आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा। ठीक है, गैस के एक मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बस हो गया, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए बाकी को हम लोग कैसे गलती भी कर सकते हैं उसको भी मैं आप लोग को बता रहा हूं। उसको देखिए आप लोग दोस्त, पी जो होता है वी के आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। बाकी को हम लोग देखेंगे तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। देखिए मैं इसको समझाने का आप लोग को अच्छे से समझा सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से आप लोग इसको कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन आप लोग को याद रहता है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इसको भी अच्छे से डिटेल में समझा देता कि आप लोग कैसे ऑप्शन वाइज ऑप्शन आप लोग को इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, कभी लंबे वीडियो में मैं आप लोग को समझा दूंगा, अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन सब कुछ करा दूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे हैं, क्या है ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे आप लोग की मैकेनिकल वेव्स होती हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो होती हैं, साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल एंड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव देख के इसको ऑल ऑफ द एबव नहीं टिक मरना है, क्योंकि ध्वनि तरंगे जो होती है वो ट्रांसवर्स नहीं होती हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्ज का परिमाणीकरण बताता है। चार्ज का परिमाणीकरण Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन होता है। ये आप लोग के क्लास 12th के बुक में आप लोग के चैप्टर 1 में 7वां या 8वां नंबर पेज में आप लोग को ये मिल जाएगा देखने को, आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी के बुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुलाम्स का नियम। कुलाम्स का नियम देखिए, इसको हम डिराइव करते हैं अच्छे से, आप लोग समझिएगा ध्यान से। इसमें भी आप लोग को लगेगा कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आप लोग बता रहा हूं कैसे क्या हो रहा है। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। के जगह पे मैं क्या कर सकता हूं, देखिए इसको पहले लिख लीजिए, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, आर क्या है, डिस्टेंस है, और के क्या है, इसका एक आपका कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे बात कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के को हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब आर स्क्वायर यहाँ पे तो आर स्क्वायर Q1 Q2 यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
एफ जो है आप लोग को लगेगा कि एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 के है, लेकिन एक बात आप लोग को पता है, अगर यहाँ पे ये लिख रहा है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, तो इसके साथ यहाँ पे Q1 इंटू Q2 के साथ नीचे उसको R स्क्वायर लगाना अनिवार्य है, तब ये क्या कहा जाएगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। क्योंकि देखिए आप लोग एक टर्म को लेके चलिएगा, ये ना कि किसी को आधा उसमें से ले लिया आधा इसमें से ले लिया। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा, आप लोग ये बता दो हमको कि ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि नीचे आपके r² को हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत विभव की इकाई क्या होती है, ये आप लोग खुद बताइएगा मेरे को, बहुत ही इजी सवाल है यार, आप लोग इतना सवाल तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो फेराड का मतलब क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा बच्चे गलत किए थे। क्यों गलत किए थे, एक माइक्रो फेराड में क्या होता है, एक माइक्रोन करके याद करके चला गया है, लेकिन जितना भी स्टूडेंट है उसमें क्या करना है, वहां पे देखिए, वहां पे क्या होता है, हम लोग में जब यूनिट को हम लोग याद करते हैं तो वहां पे मीटर में सब चीज चलता है, तो वहां पे सब चीज रहता है कि मीटर मीटर मीटर। यहाँ पे सब फेराड देके यहाँ पे काम खराब कर दिया है, और यहाँ पे काम खराब वो नहीं किया है, काम खराब जो कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं गया वो किया है। क्योंकि एक माइक्रो फेराड यानी कि 10⁻⁻6 होता है। आप यहाँ पे मीटर रखो, हाथी रखो, घोड़ा रखो, कुछ भी रखो, यहाँ पे सेम टू सेम उसका आंसर वही आएगा, 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है। अब देखिए ओम्स लॉ 10 क्लास का सवाल आया हुआ है यार, V इज इक्वल टू आई आर। अब V इज इक्वल टू आई आर जिसमें भी आप लोग को लगेगा उसमें सॉल्व कर दो। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये दोनों तो ठीक है आप लोग को, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए इसमें भी आप लोग को बोल सकते हैं कि कौन सा इसमें ओम्स का नियम के अनुसार कौन सा है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये भी हो सकता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r, 1/r यहाँ पे I होना चाहिए, ठीक ना दोस्त, यहाँ पे तो ये नहीं है, तो B ऑप्शन तो काट दीजिए यहाँ से। देखिए B ऑप्शन काट दीजिए, V इज इक्वल टू आई आर, यहाँ से आई आर हो गया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इन दोनों ऑप्शन में से आप लोग देख लीजिए किसी ऑप्शन को। यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो, यहाँ पे पूछा गया होगा कौन सा नहीं होगा, और यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दूसरा हो, उसके अनुसार से हो सकता है। क्योंकि देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R भी है और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी है, उनमें से दोनों में से आप लोग कुछ भी करके देख लीजिए, दोनों का दोनों आंसर सही हो जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है, धारा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, इसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा क्योंकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का 10 हाथ का नियम, इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, उससे आप लोग को इंपॉर्टेंट पता चलेगा, क्योंकि मैं इसको अभी पढ़ाने नहीं वाला हूं, ठीक है। इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, तो एल्युमिनियम आप लोग याद रखिए, ऑक्सीजन भी आप लोग याद रखिए, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं, ऑक्सीजन एल्युमिनियम इन दोनों को काफी ज्यादा आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया था, फेराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, देखिए उत्पन्न क्या होती है, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ही आप लोग की ये उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप लोग के एग्जाम में हमेशा, मतलब मैं बोल रहा था ना जैसे पहले वीडियो में कि आप लोगों को मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से आप लोग मान के चलिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप लोग यहाँ पे कॉन्वेक्स एंगल, कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, आप लोग कॉन्केव लेंस का भी याद करके चलना। आप लोग सबको, मतलब जो भी आप लोग को लगता है कि उसका फोकस पे रखा रहेगा बॉडी, तो कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पे उसका इमेज बनेगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका मैं बता रहा हूँ, अगर उसका आवर्धन माइनस में है, निगेटिव में है, तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा, फोकस पे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अगर उत्तल लेंस का इफ, लिख लीजिए आप लोग, इफ अगर कॉन्वेक्स लेंस का अगर मैग्निफिकेशन जो होता है वो माइनस में, अगर निगेटिव में है, तो उसका जो आप लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा गया होगा, फोकस पे रखा गया होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये आप लोग कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है, क्लास 10 का क्वेश्चन है। अगर इंसिडेंट रे 0 डिग्री का है तो रिफ्लेक्टिव रे कितना होगा, वो भी 0 डिग्री का होगा। एकदम आसान सवाल है, परावर्तन के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु स्रोत के उभर रहे तरंगग्रांक होते हैं, इसका इंग्लिश में मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स विल भी क्या होते हैं। अगर कोई वेव फ्रंट होते हैं, देखिए आप लोग को एक पता होगा कि फोटोन के तौर पे ऊर्जा को निहित करते हैं, कोई भी प्रकाश की किरणें होती हैं उसको फोटोन के तौर पे ऊर्जा को निहित करते हैं, ठीक है, इतना बात पता होता है। अब देखिए इसको कैसे कहेंगे हम लोग, अगर जो भी प्रकाश के कण होते हैं वो छोटे छोटे स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, उसी का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिंदु स्रोत से उभर रहे तरंगग्रांक का जो वेव फ्रंट होता है, इमर्जिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है, तो वो आप लोग का गोलाकार होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बोहर के परिमाणीकरण के लिए अभी आप लोग से ऊपर में चार्ज का परिमाणीकरण पूछा गया था, और यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा गया, इसका राइट आंसर आप लोग हो जाएगा L इज इक्वल टू माइनस NH/4 इसका राइट आंसर आप लोग को ये हो जाएगा। अब देखिए 94 नंबर, यहाँ से क्वेश्चन का वेरिएशन दो तरह से हो सकता है, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। एक, परमाणु के न्यूक्लियस सकारात्मक है,
ठीक है, सकारात्मक आप लोग का परमाणु का न्यूक्लियस। लेकिन दूसरा जो केस बनेगा वो आप लोग के अपवाद के तौर पे बनेगा, ठीक ना। उसको ये नहीं बोला जाएगा कि वो जो आप लोग का परमाणु का न्यूक्लियस जो है वो ऐसा होता है, उसको बोलेगा कि वो अपवाद के तौर पे आप लोग एक बात बताइए कि इसमें क्या हो सकता है। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूं कि परमाणु का न्यूक्लियस सकारात्मक है तो क्या होगा। परमाणु का न्यूक्लियस अगर सकारात्मक है दोस्त, तो उसमें प्रोटॉन की उपस्थिति की वजह से वहां पे सकारात्मक होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे क्या होता है, चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे यही सवाल पूछ रहा है, ठीक है, इतना आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर। अब देखिए कन्वर्जन से भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल मोटर भी याद कर लीजिएगा, डायनेमो भी याद कर लीजिएगा, इसका ये हो जाएगा आप लोग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में आप लोग को बदलता है इलेक्ट्रिकल मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग के 96 नंबर। वोल्टेज रेगुलेटर में इस्तेमाल डायोड कौन सा होता है, तो ये जेनर डायोड होता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डायोड का मैं क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। डायोड से मैं जितने भी प्रकार के पीएन डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड, जेनर डायोड, जितने भी डायोड है उन सारे को मैं बता दूंगा कि इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, क्योंकि इस्तेमाल से क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आप लोगों को करा दूंगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, 97 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है कि गेट जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है उसको बेसिकली तो इन्वर्टर बोला जाता है दोस्त, याद कीजिएगा। गेट जिसमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, उसको बेसिकली इन्वर्टर बोला जाता है। लेकिन इन्वर्टर का ही अगला नाम जो होता है वो नॉट गेट भी होता है, इसको याद कर लीजिएगा, नॉट गेट। और इसका बुलियन व्यंजक आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है उसको याद कीजिएगा, किसमें गुना होता है, किसमें जोड़ होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए मैं बताता हूँ, और में जोड़ होता है, एंड में गुना होता है, नॉर में आप लोग को प्लस कर, यहाँ पे नॉर में आप लोग का क्या होता है, आप लोग का मेरे को याद नहीं आ रहा है। नॉर में आप लोग को मैं बता दूंगा अगला में क्या क्या होता है, ठीक ना। मेरे को अभी समझ में नहीं आ रहा उसका क्या होता है। हाँ याद आएगा तो मैं आप लोगों को, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। नॉर में क्या होता है आप लोग को प्लस करके ही उसको नॉर में क्या होता है, प्लस करके ही उसको उल्टा कर दिया जाता है, यानी कि ये प्लस बी करके उसको उल्टा कर दिया जाता है, बस ये होता है आप लोगों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 98 नंबर। नैंड गेट संयोजन में क्या होता है, नैंड गेट में क्या होता है, नॉट और एंड गेट होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिग्नल जो स्पंद के रूप में है को जाना जाता है डिजिटल के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसको डिजिटल कहा जाता है। अब देखिए लैन का फुल फॉर्म पूछा है तो लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप आप लोग को 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आशा करता हूं आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगा होगा वो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए।